नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम सुमित्रा नंदन पंत जी का परिचय देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इनका मूल नाम या जो बचपन का नाम गोसाई दत्त था। एक अतिथि के सुमित्रा नंदन नाम से प्रभावित होकर ये नाम रखा गया था। जन्म इनका 20 मई 1900 कोसानी जिला अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश में हुआ है। मृत्यु 28 दिसंबर 1977 दिल्ली में मधुमेह से हुई है, ऐसा कहा जाता है। पिता गंगादत्त पंत काल इनका आधुनिक काल और छायावाद के ये प्रमुख कवियों में से एक रहे हैं। आंदोलन में रहस्यवाद और प्रगतिवाद आंदोलन से ये जुड़े हुए थे। पुरस्कारों में या सम्मान उनको जो मिले हैं उसमें है 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कला और बूढ़ा चांद इस काव्य संग्रह के लिए मिला है। 1961 में पद्म भूषण हिंदी के संपूर्ण सेवा के लिए। 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो चिदम्बरा नामक इनके काव्य संग्रह के लिए। उसके बाद सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी इनको लोकायतन के लिए मिला हुआ है। ठीक है, रचनाओं में पहली जो इनकी कविता आती है गिरजे का घंटा जो 1916 में प्रकाशित हुई थी। कविता संग्रह में 1922 उच्छ्वास, 1929 में ग्रंथि, 1926 में पल्लव, 1927 में वीणा जो 1918 से 1919 तक की जो कविताएं हैं इसमें संकलित है। 1932 में गुंजन, ये सभी कविताएं यानी उच्छ्वास से लेकर गुंजन तक जो सभी इनकी कविताएं या कविता संग्रह है जो छायावादी है। ठीक है, उसके बाद आता है 1936 में युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगांतर, उत्तरा। यानी यहाँ पर देखिए 1936 में जो युगांत आता है, 1938 में युगवाणी और 1940 में ग्राम्या। ये जो तीन उनकी कविता संग्रह है जो प्रगतिवादी है। और उसके बाद 1947 में स्वर्ण किरण, 1947 में स्वर्णधूलि, युगांतर, उत्तरा और जो युगपत 1949 में युगपत, ये सभी अरविंद दर्शन से प्रभावित इनकी रचनाएं हैं, कविता संग्रह है। और यह अंतश्वेतनावादी रचनाएं इनकी कही जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है 1951 में पल्लविनी, 1955 में अंतिमा, 1957 में वाणी, 1958 में चिदम्बरा, 1959 में पतझड़ एक भाव क्रांति, 1959 में कला और बूढ़ा चांद। इसके यानी युगपत के बाद जितने भी उनकी कविता संग्रह या कविता आती है पल्लविनी से लेकर कला और बूढ़ा चांद तक जो मानवतावादी और नव मानवतावादी स्वर इसमें झलकता है। उसके बाद 1964 में लोकायतन जो महाकाव्य 2 खंडों में लिखा गया है और इसमें 7 अध्याय है। आध्यात्मिक यह रचना है उनकी। 1966 में तारापथ, 1966 में किरण वीणा, 1967 में पो फटने से पहले, 1969 में गीत हंस, 1975 में सत्यकाम जो महाकाव्य है, 2000 में स्वच्छंद। अब यहाँ हम कह सकते हैं कि जो कवि की मृत्यु तो इसके पहले ही हो चुकी है, तो 2000 में ये रचना कैसे आ सकती है। तो बाद में प्रकाशकों ने जो सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं का संकलन या प्रकाशन किया है तो ये 2000 में आती है। ठीक है, इसमें बिल्कुल कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है। मुक्ति यज्ञ, अवगुंठित, मेघनाथ वध, अभिषेकता। ठीक है, उसके बाद 1973 में आता है समाधिता, 1971 में शंख ध्वनि और 1973 में शशि की तरी। ये इनकी रचनाएं मिलती है। ठीक है, काव्य नाटक उनके हैं ज्योत्सना 1934 में, रजत शिखर 1951, स्वर्ण 1952 या 54 के बीच का इसका समय है, शिल्पी 1952, मधुवन 1955 में, युग पुरुष ये एक नाटिका है। 1956 में जो आता है छाया और मानसी, ये काव्य नाटक हम कह सकते हैं। संकलन में युगपत, चिदम्बरा, पल्लवनी और स्वच्छंद। स्वच्छंद इसलिए 2000 में यानी उनके जो सभी काव्य का या उनकी सभी रचनाओं का संकलन स्वच्छंद नामक उनके इस किताब में किया हुआ है 2000 में। इसका संकलन किसने किया ये मुझे नहीं मिला है, लेकिन इसके बारे में आपको बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। लेखक की ही इसमें कृतियाँ है, यानी सुमित्रा नंदन पंत की ही इसमें कृतियाँ है, लेकिन संकलन किसी और ने किया हुआ है। ठीक है,
आत्मकथात्मक संस्मरण उनका है 1960 में 60 वर्षे एक रेखांकन कहानी 5 कहानियाँ है 1938 में और पानवाला उपन्यास हार 1960 अनुवाद भी उन्होंने किया है मधुज्वाल जो 1938 में उमर खयाम की रुबाइयों का फारसी से हिंदी में अनुवाद उन्होंने किया हुआ है मधुज्वाल से। संयुक्त संग्रह में है खादी के फूल जो बच्चन के साथ यानी बच्चन के परिचय में भी ये आएगा खादी के फूल जो उन्होंने मिलकर या इन दोनों ने मिलकर पंत और बच्चन ने मिलकर ये खादी के फूल संग्रह निकाला था। उसके बाद पत्र संग्रह पंत के 100 पत्रों का संग्रह है जिसका संपादन बच्चन ने किया था 1970 में प्रकाशित है। संपादन रूपाब नामक पत्रिका का 1938 में वह निकली थी जिसका संपादन इन्होंने किया है। प्रगतिशील मासिक पत्र का भी पंत ने संपादन किया है। ठीक है, अब विशेष बात पंत के बारे में ये है कि इनको भाषा के राजकुमार कहा जाता है। दूसरी बात छायावाद का घोषणा पत्र यानी मोनोफेस्टो पंत द्वारा रचित पल्लव की भूमिका को कहा जाता है। युगांत रचना पंत के छायावादी दृष्टिकोण की जो अंतिम रचना मानी जाती है। युगवाणी रचना में कवि ने प्रगतिवाद को युग की वाणी कहा है। पंत को छायावाद का विष्णु कहा जाता है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने इनको छायावाद का प्रवर्तक माना है। रामचंद्र शुक्ल ने इनको छायावाद का प्रतिनिधि कवि माना है। प्रकृति के कोमल पक्ष का अत्यधिक वर्णन करने के कारण इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। ठीक है, पंत को राव नार्थ न्यूज भी कहा जाता है। राव नार्थ न्यूज भी इनको दी हुई एक उपाधि है। उसके बाद महर्षि अरविंद द्वारा रचित भागवत जीवन से ये इतने प्रभावित हुए थे कि इनकी जीवन दिशा ही बदल गई थी, यानी इन पर ज़्यादा प्रभाव महर्षि अरविंद द्वारा रचित जो भागवत जीवन है इसका रहा है। पंत अपनी सूक्ष्म कोमल कल्पना के लिए अधिक प्रसिद्ध थे। मूर्त पदार्थों के लिए अमूर्त उपमान देने की परंपरा पंत के द्वारा ही प्रारंभ की हुई मानी जाती है। ठीक है, पंत भाषा के प्रति बहुत ही सचेत थे। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है उसे पंत चित्र भाषा या बिंबात्मक भाषा की संज्ञा देते हैं। ठीक है, रोला इनका सर्वप्रिय छंद माना जाता है। रोला इनका सर्वप्रिय छंद माना जाता है। इनकी शैली पर वर्ड्सवर्थ, कीट्स, पीबी का प्रभाव ज़्यादा रहा है इनकी काव्य शैली पर। ठीक है, तो ये पंत का परिचय संक्षिप्त में है लेकिन नेट की परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेट ही नहीं सभी जो हिंदी में होने वाली परीक्षाएं हैं इसमें जो हिंदी के प्रमुख कवि या छायावादी कवि पूछे जाते हैं तो उसमें पंत है, महादेवी वर्मा है, निराला जी है, प्रसाद है, ऐसे कुछ प्रमुख कवियों का परिचय हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है और इनके बारे में इनकी रचनाओं के बारे में भी पता होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए देने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए